नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चीनी के निर्यात में होने वाली आय को किसानों के खाते में सब्सिडी के रूप में डालने का लिया गया निर्णय। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने और स्पेक्ट्रम की नीलामी सहित लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। भारत पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 में हुए युद्ध को आज 50 साल पूरे। स्वर्णिम विजय वर्ष पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर आयोजित नेशनल ई कॉन्क्लेव में राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा, सीएम पेमा खांडू सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने ईस्ट सियांग जिले के मबो और मोपोक में पंचायत चुनाव रैली को किया संबोधित। ईटानगर शहरी निकाय चुनाव में जीत के लिए सभी दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार तेज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 60 लाख टन चीनी के निर्यात का फैसला लिया गया है और इससे होने वाली आय को सीधे करीब 5 करोड़ किसानों के खाते में सब्सिडी के रूप में डाला जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। श्री जावड़ेकर ने बताया है कि पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए बजट को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि पहले इस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होना था, लेकिन अब 6,700 करोड़ का खर्च होगा। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि इसके जरिए इन राज्यों में ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाया जाएगा और 24 घंटे बिजली के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार की ओर से स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले 2016 में ऐसी नीलामी हुई थी। इसके अलावा सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय समिति बनाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने भारत के केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है। यानी आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में बिजली की संरचना को सुधार करने का एक काम पिछले 3 साल से जारी है, 4 साल से, और इस काम के लिए अब सुधारित संशोधित बजट आज मंजूर किया है। अब ये खर्चा पहले 5,000 करोड़ था, अब ये 6,700 करोड़ होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि बिजली समय पे 24 घंटे और विश्वसनीय बिजली मिलेगी। इसके कारण उद्योग, खेती, आईटी, ये सब काम बढ़ेंगे और बिजली की विश्वसनीयता और ज्यादा उपलब्धता होने के साथ साथ मांग भी बढ़ती है। अभी तक जितना काम हुआ उससे भी मांग बढ़ी है। अब ये काम पूरा होने के बाद तो 4,000 मेगावाट तक मांग बढ़ेगी, ये हमारा अंदाज है। और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास का एक बड़ा हिस्सा इस कारण से निर्माण होगा क्योंकि बिजली एक मूलभूत घटक होता है कि जिसके कारण ये पूरा विकास का चक्र शुरू होता है। आज कैबिनेट ने निर्णय किया है कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने का फैसला हुआ है। ये टोटल जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होंगे ये 2,251 मेगाहर्ट्ज होंगे जो ऑक्शन में आएंगे। 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स हम ऑक्शन करेंगे। हमने इसका एक कार्यक्रम भी बना लिया है और इसी महीने हम नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस इशू करेंगे और आने वाले मार्च में हमारी योजना है कि हम इस ऑक्शन को कार्य रूप देंगे।
भारत पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 में हुए युद्ध को आज 50 साल पूरे हो गए हैं। इस दिन को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस युद्ध में भारत को ऐतिहासिक विजय मिली थी। पाकिस्तान की 1 लाख सेना ने आज ही के दिन ढाका में आत्मसमर्पण किया था और स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वर्षगांठ पर आज सुबह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। इस मौके पर फ्लाई पास्ट का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का एक नया अध्याय लिखा था। उन्होंने कहा है कि सैनिकों का बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा और कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा उन्हें सम्मान के साथ याद रखेगा। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज विजय दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय ई कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के चांसलर एयर मार्शल रिटायर्ड प्रणब कुमार बरबोरा, भारतीय सेना की 3रे कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर.पी. कलिता, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा और रजिस्ट्रार एन.टी. रिकम ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के सैनिकों की बहादुरी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति को उचित ठहराया। राज्यपाल ने वर्तमान पीढ़ी से इस युद्ध को सीख लेने को कहा है। श्री मिश्रा ने कहा है कि भारत राजनीतिक रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य बलों की रक्षा तैयारियों से मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय सेना की सबसे बड़ी विजय है। उन्होंने राज्य में भारतीय सेना बल और स्थानीय लोगों के बीच मजबूत संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि भारतीय सेना की बहादुरी को याद करना नए भारत की भावना को दर्शाता है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 17 नए मामले दर्ज किए गए और 21 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 234 हो गई है। अब तक 16,264 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। मंगलवार को दर्ज किए गए नए मामलों में तवांग से 5, चांगलांग और ईस्ट सियांग से 3-3, सियांग, लोहित, वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, अपर सियांग, तिरप जिले से 1-1 मामले शामिल है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 98.25% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से ठीक होने की दर 95.21% हो गई है। कल 33,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 94,56,000 से अधिक व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 26,382 नए मामलों का पता चला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 387 मौतों के साथ इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,44,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 3,32,000 से अधिक है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि सभी राज्य सरकारों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन पॉइंट सहित आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य को कोल्ड चेन पॉइंट्स, वॉक इन कूलर्स, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर सहित जरूरी उपकरण भेज दिए गए हैं। है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको किस प्रकार की एक्टिव और पैसिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, ये आकलन अब सरकारें अपने स्तर पर कर सकती हैं बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस विच हैव बीन इशूड। इसी प्रकार से मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड चेन एट द लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां से वैक्सीनेशन सेशन साइट पे वायल्स ट्रांसपोर्ट की जाएंगी वैक्सीन की। तो वो जो अंतिम बिंदु है कोल्ड चेन का, वहाँ किस तरह की तैयारी होनी चाहिए ये, और सेशन साइट पर जहाँ टीकाकरण किया जाना है वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कोल्ड चेन के हिसाब से, इसकी गाइडलाइंस भी हमने राज्यों के साथ साझा की हैं। हम 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स का उपयोग करेंगे, 240 वॉक इन कूलर्स का उपयोग करेंगे, 70 वॉक इन फ्रीजर्स का उपयोग करेंगे, 45,000 आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर्स, 41,000 डीप फ्रीजर्स और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स का उपयोग करेंगे। ये सारा इक्विपमेंट ऑलरेडी
राज्यों के पास पहुंच गया है। इसके अलावा अन्य इक्विपमेंट भी उनको सप्लाई किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का प्राथमिकता से विकास किया गया। उन्होंने कहा है कि राज्य के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। ईस्ट सियांग जिले के मेबो और ngopok गांव में पंचायत चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के तहत सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू कर रही है। इस चुनाव रैली को भाजपा के ZPM उम्मीदवार ओलेन रोमे ने भी संबोधित किया। ngoluk party kiring party workers pada baru dem no kobor lang bilang ko quick advice quick ko hilaho no lukari kiring। राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए अब एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है। इसे देखते हुए सभी दलों के उम्मीदवार दिन रात अपनी जीत के लिए प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। ईटानगर शहरी निकाय के वार्ड संख्या 6 से भाजपा के कॉर्पोरेटर पद के उम्मीदवार ताज ग्यामर और वार्ड संख्या 5 से भाजपा उम्मीदवार बामंग ताजी अपने अपने वार्ड में सड़क, पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं IMC के वार्ड संख्या 3 से कांग्रेस उम्मीदवार बेम माचिंग और वार्ड संख्या 6 से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार गिचिक ताचू बदलाव और स्थानीय समस्याओं के समाधान के वादे के साथ चुनाव मैदान में हैं। हमारा अपील रहेगा कि हमारा सेंटर में हमारा मोदी जी का गवर्नमेंट है, स्टेट में पेमा खांडू सर का गवर्नमेंट है, तो ये म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट बनाने में आप लोग सहयोग कीजिए और हमारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को आगे रफ्तार में ले जाने के लिए आप लोग का सहयोग ज़रूरी होगा। कॉन्टेस्ट करना है बोल के पब्लिक जो जनता ही इनवाइट किया मुझे, मैं भी विश्वास करता हूँ इस इलेक्शन में भी जनता का विश्वास में मैं जीतेगा और जीत के इसी वार्ड नंबर 6 को जो पब्लिक का, जो जनता का जो ये है नीडेड है, रोड को सही पक्का रोड बनाना हर सेक्टर में। पब्लिक अगर हमको चुनता है, इलेक्ट करके आता भी है, तो अपना वार्ड नंबर 5 का जो पब्लिक जो चीज़ प्रॉब्लम है उसको हम जरूर देखेगा। हर एक जाति यहाँ में है, हमारा आपातानी है, निसी है, गालो है, आदि है, मेन्युंग है, पासीपादम है और हमारा जो ये बंगाली है, नेपाली है, आसामीस है, मेरी है, तमाम जाति है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हमारा साथ दीजिए, आप हम सबको जुटा दीजिए और हमारे वार्ड को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का उद्घाटन समारोह अगले महीने की 16 तारीख को गोवा में होगा। उन्होंने CII के बिग पिक्चर शिखर सम्मेलन 2020 के उद्घाटन भाषण में कहा है कि यह समारोह अलग अलग तरीके से होगा। उद्घाटन समारोह और समापन समारोह वास्तविक रूप से, जबकि महोत्सव के बाकी कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रसारण में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए लोक प्रसारक तथा निजी प्रसारकों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन का इस वर्ष का विषय है अधिक बड़ी रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार उपभोक्ता अनुभव को नया आकार देना। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के 198 हाई मदरसा और 542 अन्य मदरसे सामान्य शिक्षण संस्थानों की तरह कार्य करेंगे। गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा है कि चालू शिक्षण सत्र से किसी भी थियोलॉजी के छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। was introduced in Assam education curriculum.
at that point of time itself, State Madrasa Board was created, and even in normal academic courses, particularly in Assam, up to metric level, a chapter, basically 50 mark, was allotted for education on Quran. So yesterday our state government in our cabinet has finally decided to reform the educational system to make it secular, and as a result now all these high madrasas and madrasas will stop functioning, and will convert every such institution to a general education institute like any other institute. So अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।